कैसा रहा ये भी तो समझना होगा। काफी कुछ हुआ पिछले हफ्ते और ओवरऑल मार्केट के टेक्सचर की अगर बात करें, लगातार कई सेशंस गिरावट थी और पिछले हफ्ते भी गिरावट जारी रही। हालांकि हफ्ते के दौरान गुरुवार का एक सेशन ऐसा था जबकि मजबूती के बीच कामकाज भारतीय बाजार में दिखाया, लेकिन वो मजबूती मानो एक डेड कैट बाउंस की तरह थी, क्योंकि शुक्रवार तक आते हुए वापस से बाजार में एक रेंज में ही कामकाज देखने को मिला। 24,252 के स्तर पर हमने निफ्टी की क्लोजिंग देखी। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में बेहतर प्रदर्शन था। सरकारी बैंक्स, फाइनेंशियल्स पर बड़े दिग्गज ब्रोकरेजेस जैसे बोफा सिक्योरिटीज की पॉजिटिव आउटलुक्स आते रहे। ब्रॉडर मार्केट्स में भी स्टॉकवाइज मूव जरूर देखने को मिले, लेकिन इंडेक्स की चाल जो थी वो धीमी और बिकवाली की तरफ ज्यादा टिल्ट होती नजर आई। नतीजों का सीजन खत्म हो गया है, तो नतीजों के बल पर ज्यादा ट्रिगर्स और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स नहीं थे और इसी वजह से खबरों का ज्यादा सहारा लेना पड़ा और इंडेक्स जो है वो मूव ज्यादा नहीं कर पाए। लेकिन ये सब के बीच हमने देखा कि कमोडिटी मार्केट में बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला। गोल्ड सिल्वर लगातार 3 हफ्तों की तेजी दिखा रहे थे। कमोडिटी मार्केट में एनर्जी पैक में कच्चे तेल की चाल में भी $94 के आसपास के स्तर ब्रेंट क्रूड में भी नजर आए। चलिए ये सारे के सारे टेक्स लेकर चलते हैं, एक बार समझते हैं कि भारतीय बाजार के लिए आने वाले सत्र में किस तरह की रणनीति अपनानी है। क्विकली पहले मेरे सहयोगी रविंदर को जोड़ लेते हैं और उनसे एक बार मार्केट का चेक डिटेल में समझते हैं। उसके बाद हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट दीपक भी जुड़ चुके हैं। दीपक पाल, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अभी आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करती हूँ रविंदर से, एक बार मार्केट का चेक समझकर। रविंदर बताइए। जी बिल्कुल, हफ्ते के आखिरी दिन में इंडियन मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद मार्केट जो है ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर है। निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी में यहाँ पे दिन भर में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन मामूली से 20 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे तेजी के साथ 24,250 का जो मार्क है उसके आसपास बन होता हुआ नजर आए। गेनर फ्रंट में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो है टॉप गेनर है कंपनी का, इसी के साथ साथ HDFC लाइफ और नेस्ले इंडिया भी टॉप गेनर रहे हैं। वहीं फ्लिप साइड पर लूजर्स की बात करें तो लूजर्स में मारुति सुजुकी, ट्रेंट एंड इंडिगो रहे। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे मिड कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आए। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में जो थोड़ा सा अच्छा खासा मूव देखने को मिला, आधे % से ज़्यादा की यहाँ पे तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया और जो ब्रॉडर इंडेक्सेस है उसको आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। स्मॉल कैप इंडेक्सेस की अगर बात करें गेनर्स और लूजर्स की, जो स्मॉल कैप इंडेक्स का जो गेनर रहा है यहाँ पर वेल्सपन कॉर्प में आज काफ़ी अच्छा खासा मूव देखने को मिला। इंट्राडे बेसिस पर 15 से 16% से ज़्यादा की यहाँ पे मूव देखने को मिला और ये मूव मेनली इसलिए देखने को मिला, कंपनी को 17,000 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पे ऑर्डर मिला, जो कि अब तक का कंपनी के हिस्ट्री में लार्जेस्ट एवर सिंगल ऑर्डर है, जिसके चलते इतना अच्छा खासा मूव देखने को मिला। इसी के साथ साथ अर्बन कंपनी में भी काफ़ी अच्छा खासा मूव देखने को मिला, जो सेकेंड गेनर रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स का। थर्ड जो गेनर है JBM ऑटो। वहीं फ्लिप साइड में लूजर्स की बात करें, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, कोहेंस लाइफ साइंस, आदित्य बिरला रियल एस्टेट जो है टॉप लूजर हैं। बैंक इंडेक्स की बात करते हैं, यहाँ पे निफ्टी बैंक इंडेक्स के टॉप जो गेनर हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक बैंक और साथ ही साथ लूजर फ्रंट में PNB और यूनियन बैंक। सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी मेटल जो है टॉप सेक्टरल गेनर है आज के सेशन में। वहीं फ्लिप साइड पर निफ्टी FMCG जो है टॉप सेक्टरल लूजर है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक और थीम स्पेसिफिक की बात करें तो गोल्ड लैंडर जो स्टॉक्स है जैसे कि IIFL फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस एंड मन्नापुरम फाइनेंस, इन स्टॉक्स में आज के सेशन में काफ़ी अच्छा खासा मूव देखने को मिला। अर्बन कंपनी में भी काफ़ी अच्छा खासा मूव देखने को मिला, पॉजिटिव ब्रोकरेज के चलते। यहाँ पर UBS की तरफ से इनिशिएटिंग नोट के चलते स्टॉक्स में जो है 7% से आसपास के यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पर मूव देखने को मिला आज के सेशन में। जी बिल्कुल रविंदर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ओवरऑल मार्केट पर एक चेक और किस तरह बाजार की चाल रही है हमें बताने के लिए। चलिए यहाँ पर हमारे साथ दीपक पाल तो जुड़े हैं, लेकिन नितिलेश पावस्कर भी हमारे बीच मौजूद हैं। नितिलेश जी, आपका भी स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। दीपक बताएं, मार्केट पर इस वक्त इनफैक्ट अगर आप देखें किस तरह के टेक्स यहाँ से आने वाले हफ्ते के लिए आप देख रहे हैं, स्ट्रैटेजी का बिल्ड करके चल रहे हैं, लगातार कई सेशन की वॉलेटिलिटी है, क्या जारी रहे? बिल्कुल मैम, आज हफ्ते का आखिरी कारोबार था जिसमें उम्मीद ये थी कि मार्केट में हल्की वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, पर वही बात करूं तो सारे ही बाजार लगभग पॉजिटिव है। यूएस सेशन भी प्लस में चल रहा है, यूरोपियन सेशन भी प्लस में है और गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 40 पॉइंट के प्लस में क्लोज हुआ है। मिड कैप निफ्टी में हल्की गिरावट के साथ बंदी आई है, लेकिन सारे जो सेक्टर्स है लगभग निफ्टी को देखा तो 20 पॉइंट प्लस में और बैंक निफ्टी में वही बात करें तो 200 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग हुई है। इंडिया विक्स की बात करें तो 4% की बढ़त देखने को मिली, 11.20 के आसपास क्लोज हुआ है, लेकिन इतना कोई सीरियस सिचुएशन है नहीं। जब तक 12 के नीचे इंडिया विक्स है तो ऐसा घबराने की दिक्कत है
है नहीं, तो वैसे जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते जो भी फ्राइडे फैक्टर्स जो हो सकते हैं या फिर वीकेंड में किसी भी तरह का कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है, तो मुझे लगता है एक अच्छे लेवल्स मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी के लिए बात करूं तो 24,000 एक अहम लेवल होगा अगले हफ्ते के लिए भी। 24,000 का अगर लेवल सस्टेन करता है तो मुझे लगता है निफ्टी में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं ऊपर की बात करें तो 24,400 ऊपर साइड पे अगर 24,400 के ऊपर क्लोजिंग आती है बाजार में, तो अप साइड में अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करूं तो 57,200 डाउन साइड में जो शुरू से ही पिछले हफ्ते का भी लेवल था, और वहीं अप साइड में 58,200, तो लगातार एक रेंज में बाजार ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आज एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में एक्सपायरी भी नजदीक है, तो कहीं ना कहीं रोल ओवर के चांसेस थे, जैसा कि देखने को नहीं मिला। तो निफ्टी को अवॉइड करने के साथ साथ मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक में जाना चाहे तो ज्यादा अच्छी पोजीशन होगी। वहीं एफआईएस की बात करूं तो पिछले 2 दिन से हम गिरावट हम सेलिंग देखते आ रहे थे। देखना होगा कि एफआईएस का आंकड़ा क्या आता है। अगर कहीं ना कहीं से अच्छी पॉजिटिविटी होती है तो शायद उसका मूवमेंट में मंडे को देखने को मिल सकता है। अगले हफ्ते की बात करूं तो अगले हफ्ते एक्सपायरी का मूवमेंट भी है, वीकली एक्सपायरी भी है, और वहीं सेंसेक्स की भी एक्सपायरी में आई है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि किस तरह से बाजार मूवमेंट करते हैं। अगर इसी ड्यूरेशन पे ब्रेंट ऑयल जो है वो लगभग 91 92 के आसपास ट्रेड करता है, अगर इस ड्यूरेशन पे कहीं ना कहीं अगर ब्रेंट में कूल ऑफ आता है तो जिसका सीधा इंपैक्ट मार्केट में कल अगले हफ्ते देखने को मिल सकता है। ओके, तो चलिए दीपक जी की तरफ से एक राय इस वक्त। नितिलेश जी, आप बताइए, 24,250 के लेवल को टिकाए रखना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका था निफ्टी के लिए लास्ट ट्रेडिंग वीक में, लेकिन यहां से आगे बाजार की चाल कैसी रहेगी? देखिए, बाजार में अगर हम लोग देखेंगे तो हायर लेवल से एक अच्छा खासा सेलिंग देखने के बाद जो 24,000 से एक बाउंस आया है, तो उसको मैं डेड कैट बाउंस या फिर एक जस्ट फॉर एक पुल बैक की तरह मैं इसको देख रहा हूँ। 24,250 300 एक अहम लेवल होगा। मंडे में हल्का बहुत गैप अप ओपनिंग होती है, तो वहां पे बिकवाली करने की मैं कोशिश करूंगा। इस ट्रेंड में मैं स्टॉप लॉस को प्लेस करूंगा यहाँ से तकरीबन 110 पॉइंट ऊपर, मतलब 24,300 के ऊपर, 24,410 415 के आसपास। तो यहाँ पे मैं पोजिशनल शॉर्ट करना पसंद करूंगा। लेकिन अगर बाजार 24,450 ये लेवल के ऊपर मेंटेन रहता है, तो फिर हम लोग इसमें कॉशियस रहकर बाइंग साइड का पोजीशंस देखेंगे, जो धीरे-धीरे करके मार्केट को ऊपर की तरफ खींच सकता है। लेकिन कंडीशनल ट्रेड होगा 24,450 ये लेवल के ऊपर मेंटेन होता है, तभी हम लोग क्या करेंगे, धीरे-धीरे करके बाइंग करेंगे। फिर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 24,300 का व्यू होगा। लेकिन अभी के लिए मेरे हिसाब से मार्केट में जो एक बाउंस आया है, वहाँ पे एग्जिट का प्लान करें या फिर शॉर्ट के प्लान्स आप कर सकते हो। यूएस मार्केट अभी थोड़ा-सा ऊपर में चल रहा है। मैं अभी यूएस 30 और यूएस 100 को देख रहा था, अच्छा खासा बाउंस है लोअर लेवल के ऊपर, पिछले दिन के हाई के ऊपर अभी ये मेंटेन कर रहा है। लेकिन अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां से सेलिंग आने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। अगर वो मार्केट नहीं टिक पाता है तो हमारे मार्केट के लिए थोड़ा सा क्या हो सकता है, डिफिकल्टीज हो सकती है। हमें नजर बनाए रखनी पड़ेगी क्रूड ऑयल और 7-7 रुपए के ऊपर। वो सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है कि अगर कहीं से वहां से कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ हम लोग ऐसा देखेंगे कि जो मार्केट में अभी हम लोग नहीं देख रहे। तो थोड़ा-सा धैर्य रखिए। 24,000 में एक और ब्रेक लेवल है, 24,000 के नीचे असली पैनिक स्टार्ट होगा। लेकिन मार्केट की अगर हम लोग बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में मार्केट काफ़ी बुलिश है। जो भी डीप मिलेगा अच्छा खासा, अगर साइज़ेबल करेक्शन भी आता है 3% 8% वाला करेक्शन, तो भी उसमें डीप में अच्छे अपॉर्च्युनिटीज़ बाइंग की तरफ भी देखना चाहिए। अभी हाल-फिलहाल के लिए मेरा जो व्यू है वो थोड़ा-सा नेगेटिव व्यू है। ओके, तो चलिए, कन्विक्शन नहीं, कंसर्न इनफैक्ट बाजार पर हमारे एक्सपर्ट्स को नजर आती है, और इसी वजह से एहतियात बरतनी होगी, कॉशियस अप्रोच, कॉशन प्रैक्टिस करते हुए बाजार में रणनीति अपनानी होगी। लेकिन चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, और पहला सवाल जो है हमारे पास आया है संजीत कुमार का एचडीएफसी बैंक पर। 125 शेयर्स एचडीएफसी बैंक के दीपक जी हमारे इस व्यूअर ने खरीदे हैं 778 778 के लेवल पर, यानी कि हाल ही की खरीद होगी 728 729 के लेवल के आसपास ये स्टॉक ने लास्ट क्लोज दिखाया, और पूरे हफ्ते के दौरान इनफैक्ट 770 से लेकर 720-30 के लेवल के आसपास ही रेंज में हमने देखा है इससे कामकाज करते हुए। क्या राय होगी आपकी एचडीएफसी बैंक पर? बिल्कुल मैम, एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो लगभग 2026 जब से ये साल स्टार्ट हुआ है, एचडीएफसी बैंक के लिए नेगेटिव रहा है। फैब 2025 में अक्टूबर 2025 में स्टॉक ने लाइफ टाइम हाई 52 वीक हाई लगाया था 1020 का, और वहां से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक में जितनी सारी मैनेजमेंट कमेंटेटरी है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का इशू जो चल रहा है, और जिस तरह का कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जिसकी वजह से मार्केट में स्टॉक में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है। लेकिन आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें, लगभग मुझे लगता है मंथली चार्ट को देखें, तो फैब 2024 में स्टॉक ने लो लगाया
लगाया था 740 का, और वहीं से स्टॉक में रिकवरी देखी गई थी, जिसका अक्टूबर 2025 में स्टॉक ने 1020 का हाई लगाया था, 52 वीक हाई लगाया था। तो अभी जो स्टॉक 726 के आसपास क्लोज हो रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे स्टॉक में पुल बैक रैली देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा वेट और करना चाहिए, अच्छी न्यूज़ेस भी आ रही है, फंडामेंटल स्टॉक कंपनी का ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी स्टॉक में बने रहना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा स्टॉक में स्टॉप लॉस दूंगा 600 का। 600 का स्टॉप लॉस लगा के रखें, स्टॉक में पोजीशन बनाए रखें। अगर स्टॉक क्लोज होता है लगभग 799 800 के आसपास, तो और अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, तो बाय ऑन होल्ड की सलाह रहेगी एचडीएफसी बैंक के लिए। तो चलिए, गिरावट में खरीदारी या पोजीशन अगर है तो इसे इंटैक्ट रखने की राय एचडीएफसी बैंक पर मिलती हुई। अगला सवाल निकिता पटेल का है और इन्होंने ग्लैंड फार्मा पर खरीदारी की है। एक राय नितिलेश आपसे मैं जानना चाहूंगी, ग्लैंड फार्मा के स्टॉक प्राइस को अगर देखें 2812-13 के स्तर पर क्लोज हुआ है। पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 15% के गेन्स हैं। व्यूअर की खरीदारी 2970 के लेवल की है। 25 शेयर्स इन्होंने खरीद रखे हैं, यानी कि इनकी खरीद से नीचे गया है स्टॉक और इसीलिए नुकसान भी झेल रही हैं। निकिता जी के लिए आपकी राय क्या होगी? स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो 2640 2660 एक अहम लेवल है, वहां पे एक स्टॉप लॉस प्लेस करें। अगर यहाँ से थोड़ा सा गिरावट मिलती है 2720 2730 के आसपास, तो थोड़ा सा क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, आप एवरेज कर सकते हैं और उछाल में क्या करें, एक बार के लिए जो फ्रेश क्वांटिटी हम लोग प्लान करेंगे उसको एग्जिट करें हायर लेवल के ऊपर, और बाकी की जो क्वांटिटी होगी आपकी जो ओरिजिनल क्वांटिटी उसको मेंटेन करके चल सकते हैं जब तक काउंटर 2640 2660 इन लेवल के नीचे क्लोज नहीं दिखाता है। तब तक आप अपनी पोजीशंस को क्या करें, होल्ड करें। स्टॉक में मोमेंटम वापस आ सकता है, वेट करें। ठीक है, तो मोमेंटम आ सकता है, इंतजार कीजिएगा। आपकी खरीद से नीचे गया जरूर, लेकिन पोजीशन को इंटैक्ट रखें। अपने लेवल्स आने पर एक बार रिविजिट भी कीजिएगा इस स्टॉक को। अमित का सवाल है पाइन लैब्स पर, और अच्छी तेजी के बीच पाइन लैब्स का स्टॉक जो है वो कामकाज कर रहा था पिछले एक महीनों में, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा इनफैक्ट बिकवाली का दबाव, और इनफैक्ट पाइन लैब्स के 6 महीने के चार्ट्स भी देखेंगे, स्टॉक ने कहीं बेहतर रिटर्न्स दिखाए नहीं है। दीपक, एक राय मैं आपसे जानना चाहूंगी, 2000 शेयर्स 154 के दाम पर व्यूअर ने खरीदे, 156 के लेवल पर स्टॉक क्लोज हुआ है, 2% की गिरावट, और जो चार्ट्स में देख रही हूँ स्टॉक में मूव ही नहीं आता, एक रेंज में फंसा सा है काफी समय से। एक साल पहले भी इसके लेवल करीब 200 के आसपास ही थे, और 200-250 के लेवल हम देख रहे हैं एक साल पहले, अब 156-157 के लेवल, यानी कि टूटता जा रहा है। बिल्कुल मैम, मंथ ऑन मंथ चार्ट को देखें तो स्टॉक में हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। स्टॉक जितना ही ऊपर जाता है वहीं पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और स्टॉक में डाउनफॉल आ जाता है। मेरी सलाह ये रहेगी कि स्टॉक में ये स्टॉक होल्डिंग के लिए अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के तरीके से अच्छा है, आप इसमें बने रहें स्टॉक में। आपकी जो खरीदी है 154 के आसपास ही खरीदी, तो कोई दिक्कत नहीं है। 135 का एक स्टॉप लॉस की सलाह दूंगा, 135 का स्टॉप लॉस लगाए, स्टॉक में बने रहें। अगर स्टॉक में तेजी आती है, मुझे लगता है 170 के आसपास अगर स्टॉक क्लोज होता है तो फिर से 190 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक बार 190 के आसपास आएगा तो फिर वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह रहेगी। तो 135 के स्टॉप लॉस के साथ पाइन लैब्स बने रहें 190 के टारगेट्स के लिए। तो चलिए, ये राय आपको पाइन लैब्स पर मिल चुकी है। अमित जी, एक और सवाल है रघुवीर कुमार का आईआरबी इंफ्रा पर। इंफ्रा स्पेस पर वैसे नितिलेश जी एक राय मैं आपसे ओवरऑल भी जानना चाहूंगी, और आईआरबी इंफ्रा को तो हम एड्रेस कर ही लेते हैं। हमारे व्यूअर की खरीदारी जो है स्टॉक में इनफैक्ट 18-19 के लेवल पर आईआरबी इंफ्रा का स्टॉक ट्रेड करता हुआ लास्ट सेशन में हमने देखा। व्यूअर ने भी 1000 शेयर 21 के दाम पर खरीदे हैं। शायद ये वो गलतियां हैं जो व्यूअर्स कर जाते हैं, छोटे स्क्रिप्ट्स या यूं कहें कि कम प्राइस में मिलने वाली स्क्रिप्ट्स पर भरोसा कर एंट्री ढूंढ लेते हैं, लेकिन उनके फंडामेंटल्स टेक्निकल्स पर फोकस नहीं करते हैं और फिर नुकसान ही झेलना पड़ता है। भले ही 1000 शेयर खरीद पाए हैं क्योंकि 18-19 रुपए का शेयर है, लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पर नुकसान के साथ ही कामकाज करता हुआ। आईआरबी इंफ्रा के पिछले एक महीने के चार्ट्स, 6 महीने के चार्ट्स, ईयर टू डेट चार्ट्स में बिकवाली ही दिख रही है, क्या राय होगी? देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक यहाँ से अगर एक आध रुपए का स्टॉप लॉस अगर आप झेल सकते हो तो होल्ड करें, अदरवाइज ये स्टॉक्स चलते नहीं है। अगर हम लोगों ने देखा होगा बीच में ये स्टॉक काफी अच्छे चले थे, हाईली मोमेंटम स्टॉक थे। जैसे आप कह रहे अच्छी तरीके से मैं इससे 100% एग्री करता हूँ। जहाँ पे भी प्राइस लो दिखने लगता है वहाँ पे हम लोग कूद कूद के लेते हैं कि बड़ी क्वांटिटी मिलेगा। तो हमेशा मार्केट में एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा,
मार्केट में क्वांटिटी से पैसा नहीं बनता है, क्वालिटी से पैसा बनता है। भले ही आप कम शेयर्स ले लो, लेकिन जब वो मोमेंटम करते, तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो यहाँ पे मेरी एग्ज़िट की राय होगी आईआरबी इंफ्रा में। अगर फिर भी आपको कुछ होल्ड करना होगा, तो ₹1 का नीचे का एक स्टॉप लॉस रख के पोज़ीशंस को होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे लिए आईआरबी इंफ्रा थोड़ा-सा नेगेटिव साइड में ही मोमेंटम दिखा रहा है। तो चलिए, नेगेटिव साइड है और इसीलिए एक्सपर्ट की बताई हुई राय के हिसाब से आपको यहाँ पर स्टॉक को स्ट्रैटेजाइज करना होगा। सुशील गुप्ता जी का अगला सवाल है और ये सवाल है अनंत राज पर। अनंत राज के स्टॉक पर एक बार फोकस कर लेते हैं। इनफैक्ट स्टॉक रिलेटेड सेक्टर में भी हमने काफी अच्छी मजबूती, काफी अच्छे मूव देखे। हालांकि स्टॉक में परफॉर्मेंस नेगेटिव जरूर देखने को मिली है। कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, आईटी पार्क, हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल और साथ ही इनफैक्ट रेजिडेंशियल पर भी फोकस रहता है। 502 के लेवल पर खरीदारी 1200 शेयर की। दीपक जी, अनंतराज क्योंकि 1200 शेयर्स 502 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं, 624 के लेवल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मुनाफा तो अच्छा देख रहे हैं। सुशील जी, क्या राय होगी? हाँ, बिल्कुल अच्छा स्टॉक लग रहा है। मंथ ऑन मंथ बेसिस में देखें तो स्टॉक ने एक बेस बनाया था लगभग 400 के आसपास, वहां से स्टॉक में रिकवरी आई थी और मंथ ऑन मंथ बेसिस में स्टॉक ने लगभग 625 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक में जो एक हर्डल आया था वो पहले था 743 का लेवल, जो वहां से स्टॉक में डाउनफॉल आया था और 400 के आसपास ट्रेड हुआ था। तो मुझे लगता है 700 के लेवल्स के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है तो स्टॉक में और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है 1000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अगर नजरिया लॉन्ग टर्म का रखें। वहीं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो मुझे लगता है कि स्टॉक में अगर 700 के आसपास आता है तो एटलीस्ट 50% पोजीशन क्लोज करने की सलाह रहेगी और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होगा। तो स्टॉक में बिल्कुल बने रहें, 700 के टारगेट लेके रखें, वहां पर 50% पोजीशन क्लोज करें और बाकी की जो पोजीशन है उसके लिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। ऑलराइट, तो चलिए, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई अनंत राज पर। अगला सवाल जो हमारे व्यूअर की तरफ से आता हुआ दिखा है वो है इंडिगो पेंट्स पर। सवाल भेजा है हमें सुबोध जी ने। 100 शेयर्स इंडिगो पेंट्स के खरीद रखे हैं और अप्रैल 2026 की खरीदारी है 775 के दाम पर। यहां से आगे स्टॉक में क्या करना चाहिए? टाइम फ्रेम ये रुक सकते हैं, लेकिन स्टॉक में किस तरह के सेंटिमेंट्स टेक्निकली नजर आ रहे हैं? 1150 के लेवल पर इंडिगो पेंट का स्टॉक करीब 1.5 से 2% की तेजी दिखाते हुए चल तो रहा है और पेंट स्टॉक्स इस वक्त खबरों के दम पर भी फोकस में काफी हद तक रहे हैं। इनफैक्ट क्रूड रिलेटेड फैक्टर भी पेंट स्टॉक्स पर एक इम्पैक्ट कर जाता है। क्या राय होगी आपकी नितिलेश? पहले तो बधाई देना चाहूँगा, एक हायर लोअर लेवल से स्टॉक को पिक किया है और ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखेंगे तो 30 से लेके 40% का मुनाफा इनको उसके ऊपर ही देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल बने रहिए स्टॉक में, यहाँ से मोमेंटम और भी पिकअप हो सकता है। चाहिए तो एक स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1040 से लेके 1060। इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग दिखाता है डेली बेसिस के ऊपर तो ही इसमें से एग्जिट करें। अदरवाइज पोजीशंस को होल्ड करें। हायर लेवल के ऊपर 1230 का एक हर्डल है, उसको अगर ये क्रॉस करता है और उसके ऊपर मेंटेन रहता है तो और इसमें बढ़िया तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो होल्ड करें इंडिगो पेंट को 1040 से 1060 के स्टॉप लॉस के साथ और बने रहे पोजीशंस में। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज पर सत्य सुमन ने एक राय मांगी है और सबसे पहले तो इनफैक्ट दीपक जी, हैप्पीएस्ट माइंड्स का स्टॉक जबरदस्त तेजी दिखाकर क्लोज हुआ है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बहुत अच्छी बढ़त पर कामकाज कर रहा था और स्टॉक में ऑलमोस्ट 8% के गेंस के साथ क्लोजिंग हमने देखी है। पिछले एक महीने में 20% चला है स्टॉक। पिछले 6 महीने में जितना नहीं चला उतना ट्रैक्शन पिछले एक महीने में स्टॉक ने दिखाया है। 66 शेयर्स 900 रुपए के दाम पर ऊंचे लेवल की खरीदारी, जिसके चलते इतना अच्छा चलने के बावजूद हमारे व्यूअर को नुकसान हो रहा है। 447 448 के लेवल पर क्लोज हुआ है। हैप्पीएस्ट माइंड्स पर राय क्या होगी? बिल्कुल मैम, जिस तरह की खरीदारी 900 के रेट पे करी है तो मुझे लगता है ये स्टॉक लगभग इन सर ने ये खरीदा होगा 3-4 साल अप्रोक्सीमेटली खरीदा होगा। तो वहां से स्टॉक लगातार डाउनफॉल होता हुआ जा रहा है और जो इसका मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मैं चार्ट देख पा रहा हूँ वो 360 के लेवल 350 के लेवल पे स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। एक बेस बना रहा है इन लेवल्स पे मंथ ऑन मंथ चार्ट पे और यहीं से स्टॉक में रिकवरी जो देखने को मिली है। आज का जो मोमेंटम आया था वो डेफिनेटली एक न्यूज बेसिस पे था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पे एक स्टॉक सर को ऐड करने की सलाह दूंगा इन
लेवल्स पे स्टॉक में ऐड कर सकते हैं, और भी स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मोमेंटम और स्टॉक में पुल बैक रैली देखने को मिल रही है। मुझे लगता है अगर ये स्टॉक में यहाँ पे लेवल्स पे सस्टेन करता है तो एटलीस्ट 300 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में पोजीशन ऐड करिए, और ऊपर अगर 500 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है तो आपकी एवरेजिंग प्राइस आ जाएगी और वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी। एटलीस्ट 50% उस लेवल पे सलाह होगी एग्जिट करने के, और वहां सस्टेन करता है तो और भी अपसाइड के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड करने की सलाह होगी 300 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, तो चलिए ये रहा हैप्पीएस्ट माइंड्स पर आपको मिलती हुई। क्विकली चलते हैं हमारी सहयोगी अर्चना के पास और उनसे समझते हैं अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स। अर्चना बताएं, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन कौन से होंगे अगले हफ्ते जो इंपॉर्टेंट है, क्या ट्रिगर्स है रात पर? जी, अगले हफ्ते यानी 24 से 28 अगस्त के बीच काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स मार्केट के लिए लाइंड अप है। 24 अगस्त से शुरुआत करते हैं। 24 अगस्त को हराइजन इंडस्ट्रियल पार्क और ललिता ज्वेलरी मार्ट की लिस्टिंग होगी स्टॉक मार्केट में। वहीं टेम्सन इंस्ट्रूमेंट्स का IPO बंद होगा सब्सक्रिप्शन के लिए। वहीं स्काईवेज एयर सर्विसेज, हाईटेक इंजीनियर्स और सिम बायोटेक फार्मा लैब के IPO खुलेंगे सब्सक्रिप्शन के लिए। 25 अगस्त के टॉप ट्रिगर्स की बात करें तो निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है तो मार्केट में उतार चढ़ाव देखने मिल सकता है। साथ ही कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ देखिए तो फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज की बोर्ड की बैठक है जहां फंड रेजिंग पर विचार होगा। वहीं IPO की तरफ देखें तो ऑगमेंट एंटरप्राइज का IPO बंद होगा सब्सक्रिप्शन के लिए। अन्य प्रोजेक्ट्स का IPO खुलेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। वहीं संकेत ज्वेलर्स और सनशाइन पिक्चर्स की लिस्टिंग होगी स्टॉक मार्केट में। ग्लोबल ट्रिगर्स की तरफ देखें तो यूएस के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। 26 अगस्त की तरफ देखें, 26 अगस्त के टॉप ट्रिगर्स की बात करें तो वाटरवे लीजर्स की 1:10 स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट है, और साथ ही रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग के 7:40 राइट्स इशू की रिकॉर्ड डेट है। ग्लोबल ट्रिगर्स की तरफ देखें तो यूएस के कंज्यूमर इनकम PCE प्राइस इंडेक्स और GDP के आंकड़े मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। 27 अगस्त के टॉप ट्रिगर्स की बात करें तो सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है तो मार्केट में उतार चढ़ाव देखने मिल सकता है। साथ ही स्काईवेज एयर सर्विसेज, हाईटेक इंजीनियर्स और सिम बायोटेक फार्मा लैब के IPO बंद होंगे। ग्लोबल ट्रिगर्स की तरफ देखें तो यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े इंपॉर्टेंट होंगे। वहीं चाइना के इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स के आंकड़े भी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और आखिर में बात करते हैं 28 अगस्त के टॉप ट्रिगर्स की, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे भारत के। वहीं IPO की तरफ देखें तो अन्य प्रोजेक्ट्स का IPO बंद होगा सब्सक्रिप्शन के लिए। ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो यूरोप के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े आएंगे। वहीं जापान के बेरोजगारी और टोक्यो CPI के आंकड़े मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये थे अगले हफ्ते यानी 24 से 28 अगस्त के टॉप ट्रिगर्स। ओके अर्चना, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और करेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। नितिलेश, बताइए आपकी तरफ से VIP शेयर क्या होंगे? देखिए, मैं ONGC को लॉन्ग करना पसंद करूंगा। 235 से लेके 220 एक 15 पॉइंट का रेंज होगा। इसमें धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करें। 210 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 265 मेरा पहला टारगेट होगा। अगर ये 265 को मेंटेन कर देता है तो हम लोग फिर बात करेंगे 310 रुपए की। तो ONGC मेरे को अच्छा लग रहा है। इस लेवल के ऊपर आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पोजिशन बना के चल सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए ये रहा है ONGC पर एज वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक 265 के टारगेट्स पर। लेकिन दीपक, आप बताइए आपकी तरफ से वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक क्या होगी? बिल्कुल मैम, कल की तैयारी स्टॉक पे मुझे 2 स्टॉक पसंद आए। एक है अपोलो टायर, दूसरा है SDFC लाइफ। अपोलो टायर की बात कर लेते हैं। अपोलो टायर काफी टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ था स्टॉक। मैं देख रहा था स्टॉक में एक 40-50 डेज की EMA में सस्टेन कर रहा था। आज अच्छी रैली देखने को मिली है अपोलो टायर में, तो अपोलो टायर में खरीदारी की सलाह रह सकती है। ये मेरा वीकली टारगेट रहेगा 455 का, और स्टॉप लॉस की बात करूं तो 430 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा पसंद आता है SDFC लाइफ। आप देखिए लगातार स्टॉक में एक बेस बना रहा था स्टॉक, और इन लेवल्स में कहीं ना कहीं मोमेंटम देखने को मिला था। कल स्टॉक में एक अच्छा कंफर्मेशन मिला था, लेकिन स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा था, और आज जिस तरह की रैली देखने को मिली है मुझे लगता है ये आगे और सस्टेन कर सकती है। तो SDFC लाइफ में खरीदारी की सलाह रहेगी। वीकली बेसिस पे टारगेट की बात करूं तो 565 का टारगेट रहेगा। वहीं स्टॉप लॉस 540 का रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से हो चुके हैं। जाते जाते एक क्विक टेक में दोनों एक्सपर्ट से कुछ सेक्टर कुछ टीम्स पर जानना चाहूंगी। मेटल, आयरन, स्टील प्रोडक्ट्स में नितिलेश जी बहुत बढ़िया शाइन देखने को मिली।
लाइक्स ऑफ वेल्सपन कॉर्प, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर में बढ़िया बढ़त पर कामकाज देखने को मिला। ऑर्डर विंस की खबरें भी रही। मेटल स्पेस को आप कैसे देखते हैं? देखो, मेटल का मोमेंटम थोड़ा सा अपसाइड रह सकता है। हिंदुस्तान जिंक को मैं आज क्लोजली देख रहा था। 607 एक अहम लेवल है। 607 के ऊपर मेंटेन रह के अगर चलना चालू कर देता है तो यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम हिंदुस्तान जिंक में हमें देखने को मिल सकता है। 645 से लेकर 660 ये लेवल्स हो सकते हैं। अगर ये लेवल को क्रॉस करता है 607 के ऊपर तो बाइंग का रिकमेंडेशन होगा। 595 592 के आसपास स्टॉप लॉस को मेंटेन करे। 645 से लेकर 660 ये टारगेट को प्लान करें। ऑलराइट, तो चलिए ये रहा है मेटल स्पेस पर। लेकिन साथ ही शुगर स्टॉक्स में हमने ड्यूरिंग द एंटायर वीक बहुत बढ़त देखी, लेकिन साथ ही टुवर्ड्स द एंड हमने देखा दीपक जी शुगर शेयरों की मिठास फीकी भी पड़ी। और इनफैक्ट शुगर को लेकर काफी सारे न्यूज एंड फ्लोज और सरकार की तरफ से भी काफी सारे डेवलपमेंट्स आते दिखे। फेस्टिव सीजन से ठीक पहले चीनी जो है वो देश में कम है और इसी वजह से चीनी की मांग में भी बढ़त होगी और साथ ही प्राइसेस में भी। इसका इम्पैक्ट जो शुगर स्टॉक्स पर तो है ही, लेकिन साथ साथ एक राय आपसे एफएमसीजी प्ले पर जानना चाहती हूँ क्योंकि कनेक्टिंग स्पेस है। देखिए, एफएमसीजी में ज्यादातर जो भी प्रोडक्ट्स हैं, बी इट बिस्किट्स या किसी भी तरह की बेकरी प्रोडक्ट्स या कुछ भी एफएमसीजी रिलेटेड, शुगर इनका एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है। तो क्या ये एक इवेंचुअल रिपरकशन इफेक्ट एफएमसीजी प्ले पर भी दिखेगा? पूरा हफ्ता कमजोर एफएमसीजी के लिए भी रहा। बिल्कुल मैम, अभी कुछ दिन पहले की बात करूं जो आंकड़े आए थे 2027 के कि 2027 में महंगाई दर और बढ़ सकती है। तो कहीं अगर महंगाई बढ़ती है तो डेफिनेटली उनका इम्पैक्ट सीधे एफएमसीजी सेक्टर्स पे आता है। अगर खाने पीने की चीजें महंगी होंगी जो कि सीधे इम्पैक्ट करती है एफएमसीजी स्टॉक्स पे, तो मेरा व्यू ये रहेगा कि कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स में अभी वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है जब तक कोई नजरिया सामने नहीं आता है। दूसरे अगर बात करें तो क्रूड ऑयल के प्राइसिंग के हाइक के चक्कर में और कहीं ना कहीं इन चीजों का मोमेंटम जो है जो वो सीधे इन सेक्टर्स में पड़ सकता है। वहीं शुगर में बात करें तो भारत सरकार की जिस तरह से रणनीति बनाई गई है उसकी वजह से डालमिया शुगर, रेणुका शुगर और बलरामपुर चीनी इन स्टॉक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, लेकिन पहले से स्टॉक अच्छे ट्रेंड में चलते हुए नजर आ रहे थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड रिवर्सल है फिर से एक बार सेक्टर में तेजी आएगी, स्टॉक में अच्छी उछाल आएगी, तो अब स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है नितिलेश जी, दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूवर्स के अगले हफ्ते की तैयारी करवाने के लिए।